जैसे ही बाघ आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी सीधी पुतलियां तुरंत तेजस पर टिक गई। तेजस ठीक उसी स्थान पर खड़ा था जहां वह शुरू में था। 5वें क्रम के विरुद्ध चौथे क्रम का। फिर भी बाघ आदमी प्रतिरोध करने में असमर्थ था और तेजस के पवन ब्लेडों की श्रृंखला से पराजित हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाघ आदमी को ठीक से याद था कि उसकी पीठ पर कितनी हवा के ब्लेड लगे थे। उसने मुझे 9 बार मारा, लेकिन अगर वे सभी 12 होते तो क्या होता? 10वां ब्लेड भी उसे झेलना मुश्किल होता। 9वें ब्लेड ने उसकी सुरक्षा को पहले ही भेद दिया था और उसके बर्फ के कवच के टूट जाने के बाद उसकी मोटी खाल भी ज्यादा सुरक्षा नहीं दे पाती। इस अविश्वसनीय तकनीकी स्तर को कैसे प्राप्त किया गया, इसे छोड़कर प्रत्येक पवन ब्लेड की विशुद्ध शक्ति किसी साधारण चौथे क्रम के पवन भेड़िए के लिए उत्पन्न करना असंभव था। इस समय उसे गहराई से समझ आ गया था कि सीमा ने कोई अतिशयोक्ति नहीं की थी। नहीं, बल्कि उसने इस बच्चे की क्षमताओं को बहुत कम आंका था। तेजस ने हमला जारी नहीं रखा। उसके हाथ स्वाभाविक रूप से उसकी बगल में लटके रहे और वह शांति से बाघ आदमी को देखता रहा। क्या यह पर्याप्त है? बाघ आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। बेशक उसके पास और भी कई तरीके थे और अगर वह पूरी ताकत से लड़ता तो उसे पूरा भरोसा था कि वह तेजस को हरा सकता है, लेकिन ऐसा करना परीक्षण के उद्देश्य से परे होता। यह विश्वास उसका अपना था। तेजस भी ऐसा ही सोचता था या नहीं, यह अलग बात थी। तुम्हें हवा के ब्लेड को नियंत्रित करने का यह तरीका किसने सिखाया? बाघ आदमी ने गंभीरता से पूछा। तेजस ने अपना सिर घुमाकर आदित्य राज की ओर देखा। आदित्य राज का दिल धड़क उठा। मैंने तुम्हें सिखाया? आखिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया? लेकिन इस समय उसने तेजस के इरादे को मोटे तौर पर समझ लिया और सिर हिलाते हुए कहा, इस बच्चे की समझ असाधारण है। मैंने उसे कुछ संकेत दिए और वह जो मैंने उसे सिखाया उससे अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और अपने स्वयं के विचारों को विकसित करने में सक्षम था। मेरा मानना है कि अभी हवा के ब्लेड पर उसका नियंत्रण वास्तव में मुझसे भी बेहतर है। बाघ आदमी ने चुपचाप सिर हिलाया। आदित्य राज के प्रति उसका सम्मान और बढ़ गया। एक शिक्षक के रूप में ऐसे उत्कृष्ट शिष्य का मार्गदर्शन करने में सक्षम होना। हालांकि आदित्य राज बहुत शक्तिशाली साधक नहीं थे, उनकी शिक्षण क्षमता सराहनीय थी। ठीक है बच्चे, तुम्हारी 2 स्थितियां कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें काली सिटी ले जाऊंगा। मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में रिपोर्ट करनी है और तुम्हारे लिए व्यवस्था करनी है। यह कहने के बाद बाघ आदमी ने आदित्य राज को सिर हिलाया, फिर अचानक गति बढ़ाई, खिड़की की ओर दौड़ा, उसे धक्का देकर खोला और अंधेरे में छलांग लगा दी। तेजस के शामिल होने और मूल्यांकन पास करने के बाद वह आदमी और भी बहुत कुछ कहेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अचानक ही चला गया। आदित्य राज ने तेजस को जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। इस लड़के के बारे में उसके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। और तो और हवा के ब्लेड को नियंत्रित करने के लिए उसने जिस 100 बर्ड्स होमिंग स्ट्राइक तकनीक का इस्तेमाल किया वह आश्चर्यजनक थी। क्या हवा के ब्लेड का इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? वह कैसे जान सकता था कि तेजस ने वास्तव में पवन ब्लेड का इस्तेमाल किया था? क्योंकि वे उसकी पहचान छिपाने का एक सुविधाजनक तरीका थे। पवन भेड़िया परिवर्तन के लिए धन्यवाद। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी वर्तमान स्थिति के साथ पवन ब्लेड को अपने छिपे हुए हथियारों के रूप में उपयोग करने से उसे अपने असंख्य गुप्त हथियार तकनीकों के प्रभाव को अधिकतम करने की अनुमति मिली। 100 पक्षियों का होमिंग स्ट्राइक उनमें से सबसे बुनियादी था। यहां तक कि तेजस को भी यह अजीब लगा। डोलुओ महाद्वीप में अपने पिछले जीवन में उसने अपने शुरुआती उत्थान के दौरान यांत्रिक प्रकार के छिपे हुए हथियारों पर अधिक भरोसा किया था। परिष्कृत और शक्तिशाली यांत्रिक छिपे हुए हथियारों ने उसे अपनी ताकत के पर्याप्त होने से पहले ही अपनी जमीन पर खड़े होने की अनुमति दी थी। हालांकि डेमन महाद्वीप की इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा की समृद्धि और राक्षसी देव परिवर्तन की विशिष्टता ने उसे आयुध संप्रदाय के छिपे हुए हथियार तकनीक की सदना में और भी अधिक तल्लीन होने में सक्षम बनाया। वह वास्तव में छिपे हुए हथियार सौ पृथक्करण कला की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। बाघ आदमी विंडवुल्फ टाउन से निकल जंगल में घुसा ही था कि वह रुक गया और मुंह से खून थूकने लगा। तभी उसकी सांसें सामान्य हुईं। उसे जाने की इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि अगर वह नहीं जाता तो उसे वहीं खून की उल्टी हो जाती। यह बहुत शर्मनाक होता। 5वां क्रम चौथे क्रम से खून थूकने की हद तक पीटा गया।
और प्रतिद्वंद्वी का वंश मामूली पवन भेड़िया दानव था। घर वापस आने पर उसे इसका जिक्र करने में भी शर्म आती, लेकिन इस पल भी उसका दिल अभी भी आश्चर्य से भरा हुआ था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 9 साल का बच्चा इस तरह से हवा के ब्लेड का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वह उनकी शक्ति हो या उन पर उसका नियंत्रण। यह अविश्वसनीय था। यह सिर्फ अच्छे वंश का मामला नहीं था, बच्चे के पास एक दुर्लभ उपहार था। विंड वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए खास तौर पर बनाया गया लग रहा था। उसे प्रशिक्षण के लिए सोसाइटी में शामिल करने के लिए जल्दी से एक योजना बनानी पड़ी। शायद जल्द ही संगठन के पास एक और उच्च क्रम वाला पावर हाउस होगा। रिडेम्पशन सोसाइटी के लिए उच्च क्रम वाले साधक न केवल आवश्यक थे, बल्कि दुर्लभ भी थे। बाघ आदमी ने अपने रास्ते पर आगे बढ़ना जारी रखा। लकड़ी के घर के भीतर आदित्य राज ने हेमा को आराम करने के लिए कहा और फिर तेजस को उस शांत कमरे में ले गए जहां वे आमतौर पर अभ्यास करते थे। क्या तुम सचमुच रिडेम्पशन सोसाइटी में शामिल होना चाहते हो, बदला लेने के लिए? आदित्य राज ने गंभीरता से पूछा। कुछ पल की चुप्पी के बाद तेजस ने कहा, गुरुजी, मैं बाहरी दुनिया को देखना चाहता हूं, मैं भी मजबूत बनना चाहता हूं, और हां, मैं बदला भी लेना चाहता हूं। रिडेम्पशन सोसाइटी के लोग कहते हैं कि हमें मानवता को आशा देनी चाहिए। मुझे लगता है कि वे सही हैं। आदित्य राज ने गहरी सांस ली। दरअसल सीमा काफी समय से मुझे रिडेम्पशन सोसाइटी में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता था कि वह एक सदस्य है, लेकिन मैं कभी सहमत नहीं हुआ क्योंकि मैं उस शांति को भंग नहीं करना चाहता था जो हमने आखिरकार हासिल की थी। मैं समझता हूं कि उसने पहले जो कुछ भी कहा था वह सही था, लेकिन मैं कायर था। मुझ में कभी भी कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहता था। मुझे माफ कर दो गुरुजी, मैंने आपको परेशानी में डाल दिया, तेजस ने सिर झुकाते हुए कहा। आदित्य राज ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद को दोष मत दो, जो होना है वो होकर रहेगा। तुम परिपक्व हो, अपने भाइयों से कहीं ज्यादा परिपक्व। मुझे लगता है तुम्हारा चुनाव सही होगा। तुम्हें और तुम्हारी प्रतिभा को रिडेम्पशन सोसाइटी में शामिल होना चाहिए। मेरे दिल में मैं भी मानवता के उत्थान की आशा करता हूं। मैं यहीं रहूंगा और अपना काम करूंगा, जबकि तुम अपने पंख फैलाओ और ऊंची उड़ान भरो। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने जीवन काल में मानवता के लिए आशा की एक किरण देख पाऊंगा, भले ही वह एक छोटी सी चिंगारी ही क्यों न हो। आप करेंगे, आप निश्चित रूप से करेंगे, तेजस ने दृढ़ता से कहा। गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत यहीं समाप्त हो गई। अपने कमरे में लौटकर तेजस गहरी सोच में डूब गया। चीजें लगभग वैसी ही थीं जैसी उसने उम्मीद की थी, और सब कुछ उसकी योजना के अनुसार फिट हो गया। रिडेम्पशन सोसाइटी आ गई थी और उसने उनके मूल्यांकन को पास कर लिया था। अब उसे बतजार करना था कि वे उसे काली सिटी कैसे ले जाएंगे। अगर वे इस छोटी सी बात को भी नहीं संभाल सकते तो रिडेम्पशन सोसाइटी के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं थी। वह 2 संभावनाओं पर विचार कर रहा था। पहली संभावना थी कि रिडेम्पशन सोसाइटी संपर्क नहीं करेगी और उसे अपनी साधना और सुधार के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके बाद जब वह आधिकारिक रूप से जागीरदार बनेगा तो काली सिटी की यात्रा की योजना बनाएगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उसे सब कुछ छोड़ने और विंड वुल्फ टाउन को भी नष्ट करने का विकल्प रखना होगा। लेकिन यहां के इंसानों और जागीरदारों का क्या होगा? यह एक चिंताजनक विचार था। दूसरी संभावना थी कि रिडेम्पशन सोसाइटी उसके पीछे पड़ जाए। यह आदर्श स्थिति होती। तेजस को काली सिटी में प्रवेश करने में सहायता करना चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, और वे बाद में किसी भी समस्या को आसानी से संभाल लेंगे। यद्यपि तेजस को दुनिया की जानकारी नहीं थी, वह खुद को संभाल सकता था, लेकिन दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके पास पर्याप्त प्रभाव नहीं था। चीजें उसकी कल्पना से कहीं बेहतर दिशा में विकसित हो रही थीं। अब यह सब इस बात पर निर्भर करता था कि रिडेम्पशन सोसाइटी इस छोटे से गुलाम को छुड़ाने की क्या योजना बनाती है, जो अभी तक गुलामी से मुक्त नहीं हुआ था।